नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं पाठ 13 की मराठा राज्य का उदय एवं भारत में यूरोपियों का आगमन। बच्चे, हमने इससे पहले वाले पार्ट में हमने ये बताया था कि किस तरह से शिवाजी अपनी पूना की छोटी सी जागीर से संगठित होकर औरंगजेब और जो है कि बीजापुर के शासक से संघर्ष करता है। कहने का आशा है कि दो शेर के बीच में एक जो है कि शेर पड़ गया था, लेकिन जो शेर मजबूत होता है वही आगे निकलता है और बीजापुर को और जो है कि औरंगजेब को पछाड़ते हुए शिवाजी ने जो है कि मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। जैसा कि बच्चों हमने बताया था कि मराठा साम्राज्य अपने आप में एक मध्यकालीन यूरोप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जो है कि जहाँ पर पूरे भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, वहाँ पर जो है एक हिंदू जो है कि शासक की साम्राज्य का स्थापना करना या हिंदू के द्वारा जो है एक साम्राज्य की स्थापना करना, वो अपने आप में बड़ी बात थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों किस तरह से शिवाजी ने जो है शाइस्ता खां को पराजित करता है, किस तरह से वो बीजापुर के जो है कि बीजापुर के शासक द्वारा भेजे गए एक सेनापति जिसका नाम अफजल खां रहता है उसको मारता है। लेकिन वो फिर जो है कि आप देखते हैं कि औरंगजेब द्वारा भेजा गया किसका नाम था, जय सिंह के द्वारा वो पराजित हो जाता है। लेकिन जय सिंह के द्वारा पराजित होने के बाद फिर भी वो यहाँ पर मराठों में आता है, क्योंकि वो शिवाजी इतना लोकप्रिय था कि वो जैसे ही मराठों के पास आ जाता था ना, मराठे जैसे उसको जो है कि अपना नेता मान लेते थे, कि लगता था कि जैसे कोई जो है कि उनका कोई जो है कि उन पर जान छिड़कने वाले आ गया है। तो इस तरह से उसकी प्रसिद्धि थी। और जो है कि जैसे ही वो बताए थे कि हमने आगरा के जयपुर महल में जो है कि उसे औरंगजेब ने कैद करवा दिया था, लेकिन जब वो भाग के फिर मराठा जाता है, पुनः उसके सरदार उसके साथ खड़े हो जाते हैं और फिर वो जो है कि सूरत की लूट करता है और बहुत सारे किलों की लूट करके वो 1774 में जाके 1674 में जाके अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो इस तरह से राज्याभिषेक करवा के जो है कि वो एक महत्वपूर्ण शासक बन जाता है। अच्छा बच्चों, जैसे ही वो जो है कि 1674 में उसने अपना राज्याभिषेक किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रह सका और 1680 में उसकी मृत्यु हो गई। तो बच्चों, आज हम उसका देखेंगे कि शिवाजी किस तरह से शासन का प्रबंधन किया, कि कैसे वो शासन का प्रबंधन किया कि ये अंग्रेज़ों से और मराठों से उसने किस तरह का शासन प्रबंधन किया कि औरंगजेब से, बीजापुर से, गोलकुंडा से और अंग्रेज़ों से वो लड़ सका और लड़ के एक मराठा साम्राज्य का निर्माण कर सका। शिवाजी का शासन प्रबंधन। शिवाजी एक कुशल सैनिक, योग्य सेनापति तथा लोकप्रिय शासक थे। बच्चों, कुशल सैनिक होने में तो कोई उसकी जो है कि उसमें कोई आक्षेप नहीं लगा सकता। आक्षेप इसलिए नहीं लगा सकता कि क्योंकि अगर सैनिक बेहतर नहीं होता तो वो जैसे ही पुणे की छोटी सी जागीर से एक जो है कि साम्राज्य की स्थापना कर देना, मराठा साम्राज्य की, उस समय की जान लीजिए सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। और इसके लिए जो है कि एक तो दो बड़े शासकों से, जैसे बीजापुर शासक जो था वो अपने आप में एक जो है कि बड़ा साम्राज्य था उसका, इसके बाद औरंगजेब तो औरंगजेब ही था जिसके सामने कोई टिक जाए तो बड़ी बात थी। तो ऐसे जो है कि मजबूत शासकों से शिवाजी का पाला पड़ा और उनसे उसने जो है कि विजय पाकर एक मराठा राज्य का निर्माण किया। फिर योग्य सेनापति भी था क्योंकि उसने जो है मराठों को संगठित किया। फिर लोकप्रिय शासक। लोकप्रिय इसलिए बता रहे हैं बच्चों कि आपको पता है कि जब शिवाजी को आगरे के किले में बंद कर दिया गया, आगरे के किला का मतलब होता है बच्चों जयपुर महल में जब बंद कर दिया गया, तो वह जो है जब भागकर पुनः मराठा आया, फिर मराठों ने जो है कि उसके साथ सब मराठे सरदार, सब जनता उसके साथ हो गई और फिर पुनः उसने जो है अपनी विजय पताका स्टार्ट की और विजय फहराते हुए चला गया। तो इस तरह से आप देखेंगे बच्चों कि इतना लोकप्रिय था। शिवाजी ने अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को संगठित किया तथा दक्षिण की राजनीतिक सूझ के चलते पृथक मराठा राज्य की स्थापना की। बच्चों, हम जानते हैं कि शिवाजी अपनी योग्यता के आधार पर मराठों को पूरा संगठित किया। उसने एक मराठा राज्य का नाम दिया, एक मराठा भाषा बताया, एक मराठा जो है क्षेत्र के आधार पर सबको संगठित किया और उसने इसी के आधार पर एक मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। क्योंकि अगर वो आप जानिए कि अगर बच्चों एक भाषा के तहत मराठे अगर संगठित ना होते, एक जाति के तहत मराठी संगठित ना होते तो और एक भाषा के तहत, जैसे मराठी जो भाषा थी, तो वो शायद हो सकता है कि ना वो साम्राज्य बन पाता। दूसरा देखिए, शिवाजी ने
अपने राज्य की व्यवस्था के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। बच्चों, कोई भी प्रशासन और कोई भी अगर व्यवस्था आप संचालित कर रहे हैं तो आपको सहयोग की ज़रूरत होगी, और शिवाजी ने अपने सहयोग के लिए 8 मंत्री नियुक्त किए। इन मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिया जाता था, इन विभागों में वो कार्य करते थे। और लेकिन हाँ, एक बात ये थी कि जो भी कार्य करते थे शिवाजी की अनुमति से ही करते थे। ये नहीं कि हाँ, ये स्वतंत्र रूप से अपना विभाग देखते थे। जैसा कोई शिक्षा विभाग का हो गया, कोई न्याय विभाग का हो गया, कोई वित्त विभाग का हो गया, कोई जो है कि सेनापति या सेना विभाग का हो गया। तो ये अलग अलग विभाग थे, लेकिन वो सब जो है शिवाजी से अनुमति लेते थे, इसके बाद अपने विभाग में कार्य करवाते थे। देखिए आगे लिखा है, उन्हें अष्टप्रधान कहा जाता था। आपको बच्चों अष्टप्रधान किसे बोला जाता था? शिवाजी के 8 मंत्रियों को। और अपने प्रत्येक मंत्री सीधे राजा के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा का पद सबसे महत्वपूर्ण होता था। वित्त व्यवस्था व सामान्य प्रशासन पेशवा ही देखता था। बच्चों, जो है कि प्रशासन संचालित करने का प्रमुख दायित्व जो है वैसे शिवाजी खुद अपने जो है हाथों में रखता था, लेकिन वो जब ना हो या उसकी सहायता के लिए कौन होता था? पेशवा होता था। तो पेशवा जो है जो भी पूरे राज्य से कर प्राप्त हो रहा है, पेशवा उसकी देख रेख करता था। और जो सामान्य प्रशासन की शांति व्यवस्था कहाँ बनी हुई, कहाँ युद्ध हो रहा है, इसकी भी देख रेख कौन करता था? पेशवा करता था। तो इसलिए जो है वो 8 मंत्रियों में सबसे महत्वपूर्ण मंत्री था। देखिए अष्टप्रधान ये है, प्रथम पेशवा प्रधानमंत्री होता था, दूसरा अमात्य मजमुआदार था, तीसरा मंत्री वाकिया नवीस, चौथा सचिव सुरनवीस, पांचवा सुमंत दवीर, छठा सेनापति सर ए नौबत, सातवां पंडित राव और 8वां न्यायाधीश होता था। ये अपने अपने विभाग के प्रमुख होते थे। आगे देखते हैं बच्चों, साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार के लिए शिवाजी ने एक नियमित और अस्थायी अनुशासित सेना की व्यवस्था की। बच्चों, अगर आपको दूसरे राज्य को जीतना है और औरंगजेब और बीजापुर के जैसे शासकों से आपको मुकाबला करना है तो आपके पास एक सुसंगठित और बेहतर सेना होनी चाहिए, और नियमित सेना नियमित हो, वो संगठित हो, ताकि जो है कि आप इन मजबूत शासकों से लड़ सकते थे। उन्हें नगद वेतन दिया जाता था। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और है कि अगर आप किसी भी सैनिक को नगद वेतन दे दीजिए तो वो बड़ा खुश हो जाता है और वो अपने जी जान से लड़ता है। अगर आप उसको ज़मीन दे दीजिए, पहले सेवा के बदले ज़मीन दे जाती थी, तो वो बड़ा मतलब ये होता था कि यार ज़मीन तो हमको मिल गई है, अभी जन्म जन्मांतर हमको यहाँ से आय मिलती रहेगी, तो वो उतना कर्मठता से सेवा नहीं करते थे। लेकिन जब उनको पता चला कि नहीं, हमको क्या है, नगद वेतन मिलेगा, तो वो और कर्मठता से जो है कि राज्य की सेवा करने लगे। उन्होंने एक बड़ा जहाजी बेड़ा भी बनाया। अच्छा, शिवाजी जो है थल सेना में ही जो है कि अपनी प्रमुखता नहीं रखता था, वो ये कहता था कि जल सेना भी हमारी जो है जल सेना भी होनी चाहिए, ताकि हम जलमार्ग से होने वाले आक्रमणों की रक्षा कर सकें। क्योंकि उस समय तक आप देखेंगे कि पुर्तगाली आ चुके थे, अंग्रेज आ चुके थे, और जो है कि ये भी फ्रांसीसी ये सब आ चुके थे। तो ये व्यापार में जो है प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, कभी कभी इनसे संघर्ष करना पड़ता था। और एक जंजीरा के सिद्दी थे, तो वो उनसे भी उसको बार बार संघर्ष करना पड़ता था। तो इसलिए उसने नौसेना का भी एक बेड़ा तैयार करवाया था। फिर आगे देखिए, मराठा राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भूमि पर लगने वाला कर था। देखिए बच्चों, जो कि जितने भी राजा प्राचीन काल में हुए, उनकी आय का सबसे बड़ा स्रोत था भूमि में जो भी फसल होती थी, जो भी खेती करते थे लोग, उससे जो उपज होती थी उसका एक अंश राजा अपने जो है कि प्रशासन के लिए रखता था, जहाँ जिससे जो है वो अपना खर्च निकालता था। इसके बाद जो है कि अपने अधिकारियों को, अपने जो है कि कर्मचारियों सैनिकों को वेतन देता था। इसके अतिरिक्त शिवाजी ने अपने राज्य के पड़ोस के मुगल क्षेत्रों से आय का चौथा हिस्सा और सरदेशमुखी आय का 10वां हिस्सा नामक कर वसूल करना प्रारंभ किया। देखिए बच्चों, शिवाजी ने क्या किया कि ये तो जो है कि जो खेती होती थी और जो खेती होकर जो उसे लगान मिलता था, वो तो एक आय का प्रमुख स्रोत था ही। इसके अलावा जो भी क्षेत्र शिवाजी जीतता था, जीत कर क्या करता था कि उनके शासकों से कहता था कि आप प्रशासन आप देखिए
केवल हमको अपने क्षेत्र से जो भी राजस्व प्राप्त हो रहा है, जो भी कर प्राप्त हो रहा है, उसका 1/4 हिस्सा आप हमको दे दीजिए। हम आपके राज्य की सेवा करेंगे, हम आपके राज्य की सुरक्षा करेंगे, और बाह्य आक्रमण होगा तो हम आपके सहायता भी करेंगे। तो जो भी राजा होता था तो ये सोचता था कि चलो ठीक है, इसे चौथ दे दो, मतलब अपने पूरी कुल आय का 1/4 हिस्सा शिवाजी को दे देता था। फिर सरदेशमुखी बच्चों जो है कि जो शिवाजी के सरदार थे, इनसे वसूल करता था। शिवाजी के जो सरदार होते थे छोटे छोटे, उनसे सरदेशमुखी की वसूली करता था। तो इस तरह से वो अपने खजाने को भरता था, और खजाने को भरकर जो है कि जन कल्याणी कार्य करना हो, सैनिकों की नियुक्त करना हो, ये सब कार्य शिवाजी करता था। फिर आगे ये देखिए बच्चों, मराठों का साम्राज्य है। आपको बच्चों थोड़ा सा बता दें कि मराठों का साम्राज्य कैसा था। देखिए बच्चों, रेड रंग का जो दिख रहा है, लाल रंग का ना, ये पहले जब शिवाजी ने शासन संचालन किया तो जो है कि शिवाजी का क्षेत्र इतना ही बड़ा क्षेत्र था, यहीं तक वो सीमित था। लेकिन जब जो है कि बाजीराव प्रथम आया, फिर बाजीराव आया, तो उन सब ने मराठों को उत्तर भारत की एक प्रमुख शक्ति बना लिया और एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर दिया। और आप यहीं देखेंगे, यहीं कहीं उत्तर में जो है पंजाब का क्षेत्र है, तो पंजाब को भी जो है कि मराठों ने जीत लिया। और मराठों ने जब पंजाब को जीत लिया तो यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली का नियंत्रण था। पहले अहमद शाह अब्दाली यहाँ का जो है कि जीतकर अपना एक अधिकारी नियुक्त किया हुआ था। तो जब मराठों ने यहाँ पर जीतते हुए ये पंजाब पर अपना अटैक कर दिया और पंजाब से नादिर वो अहमद शाह अब्दाली के जो गवर्नर था उसको हटा दिया, तो अहमद शाह अब्दाली बहुत गुस्सा हुआ और उसने इसी कारण से मराठों से संघर्ष किया और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह से पराजित हो गए और मराठा साम्राज्य का वहीं से पतन प्रारंभ हो गया। इस तरह से बच्चों आप देखते हैं कि ये जो है कि शिवाजी का साम्राज्य था। फिर आगे देखते हैं, मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण कर धन लूटा, जैसे सूरत बंदरगाह पर। शिवाजी ने मराठा जाति को एकता के सूत्र में बांधकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बनाया। बच्चों आप जैसा कि जानते हैं कि मराठा जो है कि वो मुगलों पर और बीजापुर के शासक और गोलकुंडा, इन्हीं 3-4 क्षेत्रों पर अटैक करते थे और उनके क्षेत्रों को जीतकर अपने जो है कि साम्राज्य का विस्तार करते थे। और मराठा शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य लंबे समय तक नहीं टिका रह सका। इसका बच्चों ये कारण था कि मराठे जो है कि भले से एक राज्य का निर्माण तो कर रहे थे, लेकिन उनका प्रशासन बहुत अच्छा नहीं था। वो जो है कि यही सरदेशमुखी और जो है कि चौथकर पर ज़्यादा निर्भर थे कि हमको जो है दूसरे क्षेत्रों पर, दूसरे राज्यों को जीतेंगे और जीत कर वहाँ से चौथ और सरदेशमुखी वसूल करेंगे। लेकिन वो अस्थाई कोई, जैसे कहते हैं ना, आप चाहे शेरशाह सूरी का उठा लीजिए, चाहे आप अलाउद्दीन खिलजी का उठा लीजिए, चाहे अकबर का, उन्होंने एक व्यवस्थित कर के संग्रह करने के लिए एक व्यवस्थित प्रशासनिक संरचना तैयार की कि ताकि आसानी से हम किसान से कर की वसूली करके कहाँ मंगा सकें, केंद्र तक मंगा सकें, ताकि जो है कि हमारा खजाना भर सके। लेकिन मराठे इस कार्य को करने में असफल रहे। 18वीं सदी में मराठे भारत की एक प्रमुख शक्ति बने रहे, लेकिन 18वीं शताब्दी में तक मराठे पावरफुल रहे, जब तक कि अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण कर पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्हें पराजित नहीं कर दिया। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के प्रधानमंत्री में पेशवा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। बच्चे हमने जैसा बताया कि शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उसमें सबसे प्रमुख कौन था? पेशवा था, जो वित्त विभाग और प्रशासन का प्रमुख होता था। शिवाजी के पौत्र साहू ने एक ब्राह्मण बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। साहू अकर्मक शासक था। शिवाजी जैसे बहुत जो है कि हर कार्य में हस्तक्षेप करता था, हर कार्य को अपने तरीके से देखता था, लेकिन उसका जो पौत्र था साहू, वो जो है कि प्रशासन में बहुत रुचि नहीं रखता था। तो उसने सारा काम अपना जो है कि छोड़ दिया किस पे? बालाजी विश्वनाथ पर, कि आप जो है कि पूरा सारा काम धाम देखिए और मैं केवल जो है कि अपना जो है कि राजसी जीवन वो जी रहा था। तो उसे प्रशासन से कोई विशेष मतलब नहीं था। बालाजी विश्वनाथ ने अपनी योग्यता एवं कुशलता से मराठा शासन को सुदृढ़ बनाया। ये भाई योग्य था, तो योग्य होने के कारण इसने जो है कि मराठों को विजय कई जगह दिलवाई। इसने जो है कि मराठा साम्राज्य का विस्तार किया।
उसने मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला से दक्षिण इलाकों से चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया। ये बड़ी बात थी कि जिस मराठा साम्राज्य को औरंगजेब देखना नहीं चाहता था, उसी का शासक जिसका नाम मोहम्मद शाह रंगीला रहता है, उससे दक्षिण भारत में बालाजी विश्वनाथ ने सरदेशमुखी और चौथ कर वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उसने उन इलाकों पर पुनः अधिकार किया जिन पर मुगलों का अधिकार हो गया था। बच्चों, पुनः उसने जिन जिन क्षेत्रों पर शिवाजी का नियंत्रण था, उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। सैनिक और आर्थिक दृष्टि से मराठों ने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया। भाई जो है कि एक बड़ी विशाल सेना रख ली, फिर अर्थव्यवस्था में उसने सरदेशमुखी चौथ कर जो है वसूल करना स्टार्ट किया। हमने देखा कि जितना हरे रंग का उसका साम्राज्य था, वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इससे उनकी जो है कि शक्ति मजबूत हो गई और मुगलों की शक्ति उनके आज सामने बौनी होती चली गई और अब वे मुगल सेना का सामना भली भांति कर सकते थे। बच्चों यही वक्त होता है कभी जिस मुगल शासक ने औरंगजेब ने मराठों को कुचलने का एकदम जो है कि तत्परता से अपना जितनी औकात थी, जितनी हिम्मत थी, उतना प्रयास किया, लेकिन समय बदलते ही देर नहीं लगती। और देखिए, जब पुनः जो है कि मराठे अपने आप को संगठित किए और अपने आप को आगे बढ़ाए, जैसे विश्वनाथ राव आया, इसके बाद फिर जो है कि बाजीराव आया और बाजीराव आया, तो इन सब ये इतने शक्तिशाली मराठा पेशवा थे कि इन्होंने जो है मुगलों को जो है कि एकदम ज़मीन में गाड़ दिया। मुगलों का एकदम ये समझ लीजिए बच्चों कि जब जो है शाह आलम द्वितीय, जिसका जो वजीर रहता है गाजीउद्दीन, उसने उसको दिल्ली में अपना सिंहासन पर बैठने नहीं दिया। उस जो है कि मुगल बादशाह को, शाह आलम द्वितीय को, मराठों ने दिल्ली की गद्दी प्राप्त करवाने में मदद की, जिसको औरंगजेब कभी जो है मराठों को बर्दाश्त नहीं करता था, देखना नहीं चाहता था मराठों को। उन्हीं मराठों ने शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी दिलवाई। तो इस तरह से मराठे अपने आप को शक्तिशाली कर लिए। मुगल बादशाह औरंगजेब को मराठों ने लगातार गोरिल्ला या छापामार युद्ध में व्यस्त रखा। तो बच्चे, आप जानते हैं कि औरंगजेब को जो है कि गोरिल्ला और छापामार का मतलब बच्चों होता है कि आप एकाएक दूसरी सेना पर अटैक कर देते हैं। तो उसमें आप आमने सामने नहीं होते हैं, जैसे युद्ध मैदान में दो सेनाएं आमने सामने होती हैं ना, लेकिन गोरिल्ला युद्ध पद्धति में एक सेना जो है कि पहाड़ी क्षेत्र में छुपी रहेगी या जंगलों में, झाड़ियों में छुपकर दूसरी सेना के काफिले पर अटैक कर देगी। इसी को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। इसी को जो है मेवाड़ का जो है शासक महाराणा प्रताप यूज करता है, फिर मलिक अंबर इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हैं और शिवाजी भी इसी युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हैं। छापामार युद्ध प्रणाली सेना की छोटी टुकड़ी जिसमें सैनिकों की संख्या कम होती थी, इनमें सेना की बहुत बड़ी संख्या नहीं होती थी, छोटी संख्या के टुकड़े होते थे और अटैक कर देते थे। ये शत्रु से आमने सामने युद्ध न करके पहाड़ियों व जंगलों में छिपकर इन पर पीछे से हमला करके भाग जाते थे। इस प्रणाली को छापामार युद्ध प्रणाली कहते हैं। शिवाजी ने मुगलों से लड़ने के लिए छापामार युद्ध पद्धति प्रणाली का प्रयोग किया। इसे गोरिल्ला युद्ध प्रणाली भी कहते हैं। बच्चों, ये गोरिल्ला युद्ध प्रणाली हमने जैसे समझाया कि दोनों सेनाएं आमने सामने नहीं लड़ती थी। एक सेना जो है कि भाई रास्ते में जा रही है या जो है कि कहीं और अपना जो है डेरा डाली हुई है, तो दूसरी सेना जो है एकाएक पहाड़ी से छुपकर या झाड़ियों में छुप करके एकाएक दूसरी सेना पर अटैक करती थी और उसकी जो है कि जो है सेना को मारती थी, लूटती थी, लूटपाट सारा कुछ करती थी। लेकिन क्या है कि ये आमने सामने नहीं लड़ते थे। तो इस तरह से छापामार युद्ध पद्धति जो है शिवाजी ने अपनाई थी। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों कि जब शिवाजी की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी या मराठा साम्राज्य की यही सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो आमने सामने युद्ध नहीं करते थे। और जब अहमद शाह अब्दाली से आमने सामने युद्ध हुआ तो मराठे पराजित हो गए। और एक किसी इतिहासकार ने ये बताया है कि मराठा अपने आप को पराजित करके ये समझ लीजिए कि यह सिद्ध हो गया कि कौन भारत पर शासन नहीं करेगा, और वो शासन करने वाली शक्ति कौन थी? मराठा नहीं शासन करेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा, अब आगे देखेंगे। नमस्कार, जय हिंद।